हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर मोशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज 200 मीटर, यानी कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। तो रेडियस रहेगा 100 मीटर और उन्होंने बोला है वन राउंड वो 40 सेकेंड्स में कवर करता है, यानी नंबर ऑफ राउंड्स टेकन इन 40 सेकेंड्स इज 1। तो अगर 40 सेकेंड्स में 1 राउंड लेता है तो 1 सेकेंड में कितने राउंड लेगा वो? यूनिटरी मेथड कहता है 1 डिवाइडेड बाई 40। आपको कितने टाइम के लिए निकालना है? 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, यानी कि 140 सेकेंड्स में हम चेक कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ राउंड्स लेगा वो। तो अगर 1 सेकेंड में 1/40 राउंड्स लेगा तो 140 सेकेंड्स में 1/40 इंटू 140 राउंड्स लेगा, दैट इज 3.5 राउंड्स। तो 140 सेकेंड्स में उसने 3.5 राउंड्स लिए। 3.5 राउंड्स का मतलब ए से चला, वापस ए पे आया 1 राउंड, अगेन ए पे आया 2 राउंड्स, अगेन ए पे आया 3 राउंड्स और उसके बाद वो जाके बी पे रुक गया 3.5 राउंड्स। ऑलराइट, सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस होगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो एक राउंड में अगर 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा तो 3.5 राउंड्स में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर इंटू 3.5। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यूज टू गेट 2200 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट अब हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो 3.5 राउंड्स के बाद वो ए पॉइंट से पहुंच चुका है बी पॉइंट पे। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा 200 meters. Okay, so displacement will be 200 meters and distance will be 2200 meters. So on to the next question now. Question number 2. Question number 2 कहता है Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds. यानी एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B जो कि 300 मीटर की दूरी पे है, वो डिस्टेंस जोसेफ 2 मिनट्स और 30 सेकेंड्स में जॉग करता है। उसके बाद देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट C. B पे पहुंचने के बाद वो C पे वापस आता है 1 मिनट लगा के। What are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B and from A to C? तो हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। हम सबसे पहले ए पार्ट करेंगे फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी मुझे दिख रहा है डिस्टेंस है 300 मीटर का और डिस्प्लेसमेंट भी होगा 300 मीटर का, क्योंकि ए और बी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा और वो रहेगा 300 मीटर्स। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा और 300 मीटर कवर करने में उसे लगा है 2 मिनट 30 सेकेंड्स। 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स का मतलब हो गया 120 प्लस 30 यानी कि 150 सेकेंड्स। तो हमारे पास टोटल टाइम भी है, टोटल डिस्टेंस भी है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 300 मीटर, टोटल टाइम इज 150 सेकेंड्स, तो आंसर इज 200 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी 300 है, टाइम 150 है, अगेन आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरेज वेलोसिटी। नाउ कमिंग ऑन टू बी पार्ट विच सेज फ्रॉम ए टू सी आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब ए पॉइंट ये रहा और सी पॉइंट ये रहा। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले ए से वो बी पे गया था 300 मीटर कवर करके और उसके बाद वो बी से सी पे आया है 100 मीटर कवर करके। तो टोटल डिस्टेंस रहेगा ए बी प्लस बी सी और टाइम उसे ए से बी पहुंचने में लगा 150 सेकेंड्स और बी से वापस सी आने में उसे लगा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम रहेगा 150 प्लस 60 यानी कि 210 सेकेंड। तो आपका
टोटल डिस्टेंस रहा 400 मीटर, टोटल टाइम रहा 210, टाइम एवरेज स्पीड रहेगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। जबकि अगर हम टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं बिटवीन ए एंड सी, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 200 मीटर का, 300 में से 100 घटाएंगे तो 200 मीटर का। और टाइम उसको अभी भी सी तक पहुंचने के लिए पहले वो बी पे गया 150 सेकेंड लगा के, उसके बाद वो बी से सी पे आया 60 सेकेंड लगा के। तो टोटल टाइम अभी भी 210 ही रहेगा, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 200 रहेगा एंड आंसर विल बी 0.95 मीटर पर सेकेंड। On to the next question. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? यानी कि अब्दुल ने पॉइंट ए, जो कि उसका स्कूल रहेगा, लेट्स से दिस इज द स्कूल, स्कूल से on his Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km. Okay, so let it be जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स से उसका होम है ये पॉइंट ए, ठीक है, वहाँ से वो स्कूल की तरफ को गया, बी पॉइंट इज द स्कूल, कितने की स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. वापस आते वक्त उसकी एवरेज स्पीड बढ़ गई लेस ट्रैफिक के कारण 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड। हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब होम से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस अगर मैं x मान लूँ, तो स्कूल से लेके होम तक का डिस्टेंस भी x रहेगा। तो जाते वक्त और वापस आते वक्त टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा x प्लस x, ठीक है। और जाते वक्त मान लो टाइम t1 लगा, आते वक्त टाइम t2 लगा। तो अब अगर मैं बोलूँ कि टाइम t1 हमें पता नहीं है कैसे निकालना है, तो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कवर्ड, होम से स्कूल जाते वक्त x डिस्टेंस कवर किया, कितने स्पीड से गया वो? v1 स्पीड से। तो ये रहेगा टाइम t1, ठीक है। तो दिस विल बी टाइम t1 विच इज x अपॉन v1। अब सिमिलरली t2, वापस आते वक्त डिस्टेंस तो उसने x ही कवर करना है स्कूल से होम आते वक्त, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है v2, तो अब उसका टाइम भी चेंज हो जाएगा, जो कि रहेगा अब x अपॉन v2। तो हमें कुछ नहीं करना है, अब इस t1 और t2 की जगह पे इस वैल्यूज़ को x अपॉन v1 और x अपॉन v2 को सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब इसमें दोनों में x आ रहा है, x कॉमन निकालिए, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 रहेगा। यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 2 अपॉन, यहाँ एलसीएम निकालिए v1 v2, तो दिस विल बी v2 प्लस v1, ये v1 v2 ऊपर जाके 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इस डायरेक्ट फॉर्मूले में आप नंबर वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, 2 v1 की जगह पे आप लिखेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, वापस आते वक्त की स्पीड रहेगी 30 किलोमीटर पर आवर। Substitute the values to get the final answer as 24 kilometer per hour. Okay. So coming on to next question, it's a very simple question. A motorboat starting from rest. जैसे ही आपने देखा starting from rest, आपको लिख देना है u is equals to 0. On a lake, accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square. अब आप यूनिट से पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, तो उन्होंने दे रखा है एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए? 8 सेकेंड के लिए, तो टाइम इज 8 सेकेंड्स। आपसे पूछा है हाउ फार, हाउ फार का मतलब आपको निकालना है डिस्टेंस। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इतने टाइम में 8 सेकेंड में वो बोट कितने डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो हमें तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये वाला इक्वेशन यहाँ पे फिट करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें u की वैल्यू पता है जो कि रहेगा 0, टाइम की वैल्यू रहेगा 8, एक्सेलरेशन 3 एंड टाइम की वैल्यू 8 का स्क्वायर। सब्सटीट्यूट करेंगे, यू विल गेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट एज 96 meters. Okay, now next question.
A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. तो ये कार 1 की बात कर रहे हैं हम. जब हम कार 1 की बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोला है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 52 किलोमीटर पर आवर. 52 किलोमीटर पर आवर को पहले आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके. आंसर आया 14.4 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार 1. कार 1 ने लगाया है ब्रेक. ब्रेक का मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 0. ओके, तो हमने लिख दिया फाइनल वेलोसिटी है 0. कितनी देर में हुई? 5 सेकेंड में. 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 0. तो अब हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. हमारे पास u भी है, v भी है और t भी है. एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई t. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज टू गेट आंसर माइनस 2.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आते हैं कार 2 की बात. अनदर ड्राइवर, कार 2, ठीक है, गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी. तो हमने लिख दिया कार 2 की इनिशियल वेलोसिटी है 34 किलोमीटर पर आवर. ओके, 34 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे इट इज़ 34, इट्स नॉट 3 किलोमीटर, इट इज़ 34 किलोमीटर पर आवर. 34 किलोमीटर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल गिव यू 9.4 मीटर पर सेकेंड. तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई. उसने भी ब्रेक लगाया. ब्रेक का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी 0 चली जाएगी. कितने सेकेंड्स में स्टॉप हुई गाड़ी? 10 सेकेंड्स में. तो हमने टी को ले लिया 10 सेकेंड्स. अब हमारे पास यू भी है, वी भी है और टी भी है. तो हम इससे निकालेंगे एक्सेलरेशन. फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू एज माइनस 0.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये माइनस का मतलब होता है कि स्पीड जो है गाड़ी की कम हो रही है. ओके, स्पीड आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कम होती जा रही है. ठीक है, अब ये भी हो गया. अब उनसे आपसे सवाल में पूछा गया है सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 कार्स. ठीक है, हमें y एक्सिस पे लेना है स्पीड और x एक्सिस पे हम लेंगे टाइम. तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है. हमें पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, कार 1 की इनिशियल वेलोसिटी है 14.4 मीटर पर सेकेंड. तो ये है, ये वाला ग्राफ जो है दिस इज फॉर कार 1. ठीक है, तो कार 1 की इनिशियल स्पीड 14.4 रहेगी. कब? जब मेरा टाइम 0 सेकेंड है. फाइन. और मुझे पता है 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा के उसने अपनी गाड़ी रोक दी है. तो 5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्मली कम होती चली जाएगी एंड उसकी स्पीड हो जाएगी 0. ठीक है, y कोऑर्डिनेट उसका 0 चला गया, यानी स्पीड उसकी 0. और कार 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी थी 9.4 मीटर पर सेकेंड. तो दिस ग्राफ इज फॉर कार 2. ठीक है, कार 2 का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा 9.4 मीटर पर सेकेंड. कब? जब टाइम आपका 0 रहेगा. और ब्रेक लगाया उसने 10 सेकेंड में, उसकी गाड़ी रुक गई. यानी कि 10 सेकेंड्स के बाद उसकी जो स्पीड है वो धीरे 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 कम होती रही और वो 0 हो गई. तो ग्राफ बन गया हमारा. ग्राफ बन गया. अब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड. कौन सी गाड़ी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया? और हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको, स्पीड टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपको निकालना पड़ता है एरिया अंडर द ग्राफ. तो हम ये एरिया निकाल लेंगे दोनों का. ठीक है, ये है आपका, अगर मैं कार 1 की बात करूं तो कार 1 का पहले करते हैं. लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका ए है, दिस इज ए पॉइंट. ठीक है, दिस इज ओ पॉइंट एंड ये आपका बी पॉइंट है. ठीक, तो आपका जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर का एरिया आपको निकालना है. ओके, ये वाले ट्रायंगल के अंदर का, ये वाला ट्रायंगल के अंदर का एरिया हम निकालेंगे. एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB में हाफ बेस इनटू हाइट. हाइट आपका 14.4 रहेगा y एक्सिस का और बेस आपका 5 रहेगा. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 36 मीटर्स. सिमिलरली अगर आपको कार 2 का डिस्टेंस निकालना है तो दिस एरिया अंडर, ये वाले ग्राफ को मैं पॉइंट्स को मार्क कर देती हूँ. दिस पॉइंट इज C,
दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से D, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है, इस ट्राइंगल के अंदर का जो एरिया रहेगा कार 2 का, ये आपको देगा डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2, ठीक है। तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगाइए। हाफ ऑफ ये हाइट रहेगा 9.4, बेस रहेगा 10, सॉल्व करेंगे 47 मीटर्स। तो हमें दिख रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2 इज मोर देन कार A, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है फिगर 8.11 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स A, B, C. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। हमेशा याद रखिए जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, आपसे स्पीड पूछी गई है तो स्लोप निकालना है। स्लोप का क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आप एंगल चेक कीजिए। ये है इसका एंगल, ठीक है। बी का एंगल इतना बड़ा रहेगा। ये अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसका एंगल इतना रहेगा और इसका एंगल इतना रहेगा। आपको वे क्लियरली दिख रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा है एंगल। स्लोप का मतलब है इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये वाला एंगल ज़्यादा है और ये लाइन किसकी है? दिस इज बी, ओके। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। तो स्लोप किसका ज़्यादा है? बी का ज़्यादा है, इसीलिए बी फास्टेस्ट रहेगा, ओके। अब आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या तीनों ए, बी और सी कभी भी एक ही पॉइंट पे आके मीट करते हैं? देखिए, एक ही पॉइंट पे मीट करने के लिए उनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक रहना चाहिए। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें बी और सी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमें बी और ए मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सी और ए मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन तीनों एक पॉइंट पे मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। Therefore, three objects never meet at one point. Okay. Next question says, how far has C traveled when B passes A? जब B A को क्रॉस करता है तब C कहाँ पे है? तो B वाली लाइन और A वाली लाइन का अगर हम ध्यान से देखें तो this is the point. Okay. Okay, let me take this is the point. ये रहा, ठीक है। जब B A को क्रॉस करता है तो उस टाइम पे C कहाँ पे है? उस टाइम पे अगर मैं देखो, ध्यान से देखो, ये है C, ये रहा C, ठीक है। तो दिस इज C, जो कि जिसके सामने क्या लिखा है? 8, यानी कि वो ओरिजिन से कितनी दूर है? 8 किलोमीटर दूरी पे है। तो हाउ फार हैज C traveled when B passes A? C is actually 8 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। आपको ये लिखना है। अब ये ग्राफ में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, एनसीईआरटी के बुक में जो ग्राफ है वो और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, तो आपको बस ग्राफ रीड करना है एंड फाइंड आउट द आंसर। अब लास्ट पार्ट कहता है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो जब बी ने सी को क्रॉस किया, बी ने सी को कब क्रॉस किया? बी और सी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये रहा। जब बी ने सी को क्रॉस किया तब उस टाइम पे बी ने कितना ट्रैवल कर लिया? अब इसके करस्पॉन्डिंग हम देख लेते हैं कि बी ने उस टाइम पे, अगर ये 4 है तो ये 5 रहेगा, ठीक है। यानी कि 5 किलोमीटर फ्रॉम दी ओरिजिन। यानी जब बी और सी का इंटरसेक्शन हुआ तो उस टाइम पे बी कितनी दूरी पे था ओरिजिन से? तो 5 किलोमीटर की दूरी से पे था ओरिजिन से, ओके। So this is the answer. Question number 7 says, a ball is gently dropped from a height of 20 meter. तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जिसमें u आपका 0 रहेगा, हाइट आपकी 20 मीटर्स का दे रखा है। आप इसे s लिखिए या h लिखिए, आपकी मर्जी है, both are correct. Okay. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. So this is not velocity, ये acceleration है, meter per second square acceleration का होता है। तो उसकी वेलोसिटी जो है हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे आके गिरेगा? तो हमारे पास h है, g है, u है। हम इस वाले इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2gh। तो u की जगह 0 लगाइए,
g की जगह 10 लगाइए, h की जगह 20 लगाइए, सॉल्व इट फॉर v एंड गेट द वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें निकालना है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो टाइम निकालना है कि कितनी देर बाद वो ग्राउंड में आके हिट करेगा। तो अगेन हम यू इक्वेशन लगाएंगे फर्स्ट वाला, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो v आपके पास है 20, u आपके पास है 0, g आपके पास है 10, तो t की वैल्यू आएगी आपकी 2 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The speed time graph for a car is shown in the figure. Find how far does the car travel in the first 4 seconds. पहले 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा आपको बताना है। Shade the area on the graph that represent the distance traveled by the car during the period. कितना उसने डिस्टेंस कवर किया 4 सेकेंड में, वो आपको शेडिंग करके बतानी है। ठीक है, तो आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो। 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड का मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, दिस लाइन। 4 सेकेंड में अगर आपसे पूछा है बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 4 सेकेंड के अंदर स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया बंद हो गया, एरिया इनक्लोज्ड, ये आपको देगा डिस्टेंस कवर्ड। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, यानी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड्स तक अगर हमें डिस्टेंस कवर निकालना है तो हम एरिया अंडर एस टी ग्राफ निकाल लेंगे। तो हमें आप ये शेड करके दिखाना है बस, दिस वेज। ऑलराइट, दिस इज डन। अब विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है उसकी स्पीड रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको ग्राफ में आइडेंटिफाई करना है वो पोर्शन जिसमें उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 6 लिखा हुआ है, ये दिस 6, ठीक है, यहाँ से आगे तक ग्राफ आपका ऐसे ही जा रहा है। इसका मतलब 10 तक आपका ग्राफ ऐसे ही जा रहा है, तो उसमें स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड से 10 सेकेंड्स तक की जो स्पीड है, दैट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन से सिचुएशंस पॉसिबल हैं। तो ए भी पॉसिबल है और बी भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल हैं, तो हमें एग्जाम्पल बताना है। पहला है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, यानी उसके पास एक्सीलरेशन तो हो लेकिन वेलोसिटी जीरो हो। ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक बॉडी जब हाइट से नीचे फ्रीली फॉल करके आ रही है तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम इसकी तब ज़ीरो लेते हैं, लेकिन तब भी उसके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होती है। ठीक है, सो दिस इज अ पॉसिबल सिचुएशन। अब बी पार्ट कहता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल सिचुएशन। कहाँ पे होता है पॉसिबल? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कभी भी कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़रूर होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होता है टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ को, चाहे बॉडी कहीं भी हो, उसका एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर ही रहेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं, अगर बॉडी इस पॉइंट पे है, ठीक है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी टेंजेंशियल। तो यानी कि एक्सीलरेशन तो सेंटर की तरफ को है और वेलोसिटी आपकी टेंजेंशियल है, दोनों के बीच में एंगल रहेगा 90 डिग्री। तो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में उसका मोशन माना जाता है। तो मोशन तो आपका इस तरफ को हो रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन जो है सेंटर की तरफ को है, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। सो दिस इज अ पॉसिबल सिचुएशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कहता है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो
तो इसमें हम हमको रेडियस दे रखा है 42,250 किलोमीटर और टाइम दे रखा है 24 आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा आपको, तो हम इसे किलोमीटर पर आवर के यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे। आपसे पूछा है कैलकुलेट द स्पीड। सर्कुलर मोशन में स्पीड के लिए फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होता है सर्कमफेरेंस। जब भी हम सर्कल में गोल गोल घूमेंगे तो डिस्टेंस हो गया सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर अपॉन टाइम। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, 2 की है, पाई की है, रेडियस की है एंड टाइम पीरियड भी दे रखा है आपको। सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 1.1 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर। So this is all in chapter 1 NCERT exercise questions. Very soon we'll be coming up with the NCERT exercise question of chapter 2 laws of motion. Thank you so much.